हेलो दोस्तों, आज मेरे यूट्यूब के ऊपर मेरे चैनल पिचाक वाले भैया पर मैं अपना व्याख्यान 2 भाग 2 पार्ट 2 लेके आया हूँ। शीत युद्ध का दौर। देखिए दोस्तों, अब तक हमने जो पढ़ा था शीत युद्ध का दौर। देखिए दोस्तों, अब तक हमने पढ़ा था शीत युद्ध का अर्थ के बारे में पढ़ा था, शीत युद्ध के आधार के बारे में पढ़ा था, शीत युद्ध कहाँ से शुरू हुआ, उसके अवशेष क्या थे, रूस की स्थिति प्रथम विश्व युद्ध में क्या थी। यहाँ तक पढ़ने के बाद देखिए कल जो हमने पढ़ा था उसका एक बार वापस मैं रिपीट करवा देता हूँ, ताकि हमारा जो क्रम बना रहे वो आगे भी इस वीडियो में बना रहे। देखिए पहले जो हमने पढ़ा था आधार, शीत युद्ध का आधार, फिर हमने देखा था शीत युद्ध का अर्थ, फिर हमने देखा था शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध की प्रकृति। देखिए यहाँ तक हमने हमारा कल तक टॉपिक क्लियर किया था, और आज जो हम आगे शुरू करने जा रहे हैं वो होगा शीत युद्ध का प्रभाव और शीत युद्ध की पूरा घटनाक्रम। शीत युद्ध का पूरा घटनाक्रम किस प्रकार चला था, किस प्रकार, और शीत युद्ध का अंत। आज देखिए मेरा लास्ट वीडियो होगा शीत युद्ध के ऊपर। आज मेरा वीडियो पूरा हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसको बहुत कम टाइम में बनाने की कोशिश करूं। आज हम पढ़ेंगे प्रभाव। प्रभाव का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। देखिए प्रभाव मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए इसको मिटा देता हूं मैं पहले। देखिए शीत युद्ध का प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का प्रभाव दो प्रकार से पड़ा। एक तो पड़ा नकारात्मक और एक पड़ा सकारात्मक। देखिए एक पड़ा नकारात्मक और एक पड़ा सकारात्मक। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नकारात्मक प्रभावों का पहले हम विश्लेषण करेंगे, फिर बाद में सकारात्मक प्रभावों का विश्लेषण करेंगे, और उसके बाद में शीत युद्ध के पूरे घटनाक्रम के बारे में चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए पहला बिंदु इसका है विश्व का दो गुटों में बंटना। विश्व का दो गुटों में विभाजन। देखिए मेरी कोशिश ये रहेगी, मैं आज शीत युद्ध के व्यवहार के ऊपर ज़्यादा चर्चा करूंगा, व्यवहार के ऊपर ज़्यादा बल दूंगा, ताकि हमें शीत युद्ध के घटनाक्रम का पूरा संक्षिप्त रूप में समझ में आ जाए। दो गुटों का विभाजन का मतलब होता है शीत युद्ध के बाद दो गुट बने थे। पहला यूएसए, दूसरा यूएसएसआर। कल मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य। ये जो हो गया यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और ये हो गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है। देखिए आखिर ये युद्ध किस प्रकार का था, आखिर ये युद्ध क्यों लड़ा गया, क्यों अमेरिका और यूएसएसआर एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। देखिए इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। अगर बात की जाए, फर्स्ट रीजन जो है विचारधारा का रीजन। देखिए दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग अलग थी। दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग थी। एक की विचारधारा थी पूंजीवादी। पूंजीवादी किसकी विचारधारा थी? पूंजीवादी अमेरिका की विचारधारा थी। एक की थी समाजवादी। समाजवादी किसकी विचारधारा थी? समाजवादी जो थी यूएसएसआर की विचारधारा थी। देखिए समाजवादी विचारधारा को साम्यवादी भी कहा जाता है। समाजवादी और साम्यवादी में थोड़ा सा ही अंतर है कि समाजवादी में बिना जो शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद की स्थापना करना, या शांतिपूर्ण तरीकों से क्रांति द्वारा, मतलब शांतिपूर्ण क्रांति द्वारा, शांतिपूर्ण जैसे कोई भी अहिंसात्मक तरीके से, कैसे भी, मतलब शांति होनी चाहिए जिसमें शस्त्रों का युद्ध नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की विचारधारा समाजवादी कहलाती है। देखिए साम्यवादी विचारधारा है जिसका जो प्रणेता है कार्ल मार्क्स। उन्होंने कहा था कि नहीं, क्रांति केवल शांति से नहीं की जा सकती। अगर समाजवाद आपको स्थापित करना होगा
स्थापित करना है तो यकीनन मानिए कि आपको उस क्रांति के माध्यम से ही समाजवाद को स्थापित किया जा सकता है। देखिए इसके विचारों पर लेनिन चले थे, लेनिन। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध में कौन चल रहे थे? स्टालिन। देखिए तो लेनिन चले थे तो उन्होंने 1917 की बोल्शेविक क्रांति बनाई थी। बोल्शेविक दल था ना, बोल्शेविक दल, बोल्शेविक इनका दल था, बोल्शेविक, बोल्शेविक ये क्रांतिकारी दल था। इसने ही मुख्य भागीदारी निभाई थी 1917 में रूस को आजाद करवाने के अंदर। और जो वर्तमान द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो कार्रवाई चल रही थी वो स्टालिन की चल रही थी, और स्टालिन लेनिन से विचार ग्रहण करता था, लेनिन मार्क्स से ग्रहण करता था। तीनों की विचारधारा लगभग सेम ही थी। कोई हाँ, तीनों विचारधाराओं में मार्क्सवादी विचारधारा अलग है, लेनिनवादी अलग है, स्टालिन की अलग अलग विचारधारा, लेकिन ज्यादातर तीनों की विचारधाराएं सेम है। देखिए पूंजीवादी, पूंजीवाद का मतलब होता है कि संपत्ति का या बाजार का खुलापन, बाजार का खुलापन, बाजार का खुलापन। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे राष्ट्रीयकरण होता है, राष्ट्रीयकरण। यहाँ पे बाजार का खुलापन होता है। यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ का एक सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति जितना अमीर बनना चाहे उसके ऊपर कोई प्रकार की रोक टोक नहीं, जितना अमीर बनना चाहे उतना अमीर बन सकता है। और राष्ट्रीयकरण में, समाजवादी राष्ट्रीयकरण में, कोई व्यक्ति इतना अमीर ना बने कि कोई एक अकेला व्यक्ति इतना अमीर ना बने कि वो बहुतों श्रमिकों, गरीबों, असहायों के हितों का जो दुरुपयोग करता हो या उनके हिस्से की रोटी वो खाता हो। यह समाजवादी जो मानते थे। अब देखिए मैंने आपको बताया था केपीएस मेनन ने, कल मैंने बताया था, उसने जो शीत युद्ध की जो परिभाषा दी थी कि यह वास्तव में दो विचारधारा का युद्ध है, दो गुटों का युद्ध है, दो व्यक्तियों का युद्ध है, दो संगठनों का युद्ध है। तो उसमें भी ये बात की थी पूंजीवादी विचारधारा। उसने दो विचारधारा बताई थी, पूंजीवादी और समाजवादी। समाजवादी साम्यवादी एक विचारधारा ही है, आप देखना मेरा पहला वीडियो। और इसका होता है बाजार का खुलापन। देखिए अगर पूंजीवाद की बात की जाए तो पूंजीवाद को उदारवादी विचारधारा कहते हैं। उदारवादी व्यक्ति स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है, व्यक्ति स्वतंत्रता पर बल। और इसमें समाज मुख्य और इसमें व्यक्ति मुख्य। देखिए अगर कहा जाए कि उदारवादी विचारधारा को कौन कौन सपोर्ट करता है तो प्रमुख रूप से उदारवाद के जनक जो है लॉक, जॉन लॉक का नाम आता है, जॉन लॉक। देखिए मैं अब जो बात कर रहे थे, इन विचारधारा की युद्ध हुआ। ये चाहते थे कि नहीं, हमारा जो कितने भी राज्य होंगे वो ये विचारधारा अपनाएंगे, और यूएसए वाले थे कि ये विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा अपनाई जाएगी। अब बात करते हैं दूसरा जो पॉइंट है, विश्व में अविश्वास का माहौल। देखिए विश्व में अविश्वास का माहौल कैसे हुआ? विश्व में अविश्वास के माहौल, विश्व में जो अविश्वास है किस प्रकार हावी हुआ, इसका एक जो महत्वपूर्ण जो कार्य है, जो महत्वपूर्ण कथन आप कह सकते हैं, वो दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि निलंबित मृत्युदंड के समान है। शीत युद्ध को निलंबित मृत्युदंड, उसको निलंबित मृत्युदंड की संज्ञा दी थी। किसको दी थी? शीत युद्ध को। किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। इसलिए उन्होंने कहा था कि शीत युद्ध जो है सस्पेंडेड
डेथ सेंटेंस है, निलंबित मृत्युदंड की संख्या उन्होंने दी थी। अब देखिए तीसरा जो हमारा पॉइंट है, सैन्य संगठनों की स्थापना। सैन्य संगठनों की स्थापना। देखिए शीत युद्ध के दौर में बहुत सारे सैन्य संगठनों की स्थापना हुई थी। बहुत सारे सैन्य संगठनों में मुख्य रूप से 4 सैन्य संगठन के बारे में बताना चाहूंगा जो अपनी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। और ज्यादातर सैन्य संगठन जो है एक दूसरे संगठनों के सहयोग कर रहे थे। मतलब कोई नाटो का सहयोग कर रहा था, तो कोई वार्सा पैक्ट का सहयोग कर रहा था, तो किसी ने मतलब देखिए जो मुख्य मुख्य जो थे उनके बारे में बता देना चाहता हूँ। पहला था नाटो, उसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। मैंने कल आपको बताया था 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। और उसके विरुद्ध जो सोवियत संघ ने एक संगठन की स्थापना की थी, उसका नाम है वार्सा पैक्ट। तो वार्सा पैक्ट की स्थापना होती है 1955 में। देखिए सैन्य संगठन है, इन सैन्य संगठनों की स्थापना इसलिए की जाती है कि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध जब भी तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो, जब भी लगे कि वास्तव में युद्ध करना जरूरी है, तब ये दोनों, ये सैन्य वार्सा पैक्ट जो सोवियत संघ का सपोर्ट कर रहा था और ये नाटो जो है अमेरिका का सपोर्ट कर रहा था। अब देखिए और भी कई क्षेत्रीय संगठन भी बने थे, क्षेत्रीय सैनिक संगठन भी बने थे। कौन कौन से थे? एक था सीएटो। देखिए सीटो की स्थापना जो हुई थी 1954 में हुई थी। 1954 में सीटो की स्थापना हुई थी। सीटो की फुल फॉर्म है, देखिए तीनों की फुल फॉर्म मैं बता देता हूं, एक और है सेंटो। सेंटो की स्थापना हुई थी 1955 में। 4 सैन्य संगठनों का निर्माण होता है। देखिए गलत या नकारात्मक प्रभाव ही है, क्योंकि सैन्य संगठन का निर्माण कब होता है? जब युद्ध की स्थिति होती है तब होता है। और उन्होंने युद्ध की स्थिति वास्तव में यहाँ पे युद्ध की स्थिति बनाई थी, यहाँ पे युद्ध की स्थिति बना दी थी, इसलिए इन सभी सैन्य संगठनों का निर्माण करना जरूरी हो गया। अब देखिए नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसका मतलब होता है उत्तरी अटलांटिक संधि, उत्तरी अटलांटिक संधि समझौता। देखिए वार्सा पैक्ट जो आपको पता ही है, जो सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन है, और इसका फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो 1954 में बना था। देखिए ये किसने बनाया था? जो दक्षिण पूर्व एशियाई जो देश हैं उनके लिए बनाया गया था। इसमें मुख्य रूप से थे ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। देखिए एक और ध्यान देने की बात है कि भारत ने किसी भी सैन्य संगठन का समर्थन नहीं किया, क्योंकि भारत एक गुटनिरपेक्ष देश का संस्थापक था, और भारत गुटनिरपेक्ष देशों में जो अग्रणी देश कहते हैं वो था ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड। अब देखिए सेंटो की स्थापना, इसे बगदाद संगठन भी कहते हैं, बगदादी संगठन या बगदादी संगठन भी कहते हैं, बगदादी संगठन भी कहते हैं। और इसका नाम मध्य जो बोलते हैं सेंट्रल मतलब केंद्रीय, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि समझौता, केंद्रीय संधि समझौता हुआ था। इसमें मुख्य रूप से देखिए तुर्की, ईरान, इराक, पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान जब स्वतंत्र हुआ था तो वो अपनी संप्रभुता को भारत की संप्रभुता से खतरा महसूस कर रहा था, इसलिए उसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बजाय विभिन्न नाटो है, सेंटो है, सीटो है, सेंटो है, उसमें सम्मिलित होना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा। उन्होंने कहा कि जब भी भारत मेरे ऊपर आक्रमण करेगा तो मैं किसी भी देशों से सहायता मांग सकता हूँ, ताकि संगठन में रहेंगे किसी भी देश से सहायता मांग सकता हूँ। देखिए आपको पता होगा जब 1972 का भारत पाक युद्ध हो रहा था, जब उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान की जो मदद करने के लिए सातवां जहाजी बेड़ा जो है भेजा था, तो इसका भारत ने विरोध भी किया था। देखिए अब हम आगे चलते हैं। आगे अभी हम नकारात्मक प्रभाव ही पढ़ेंगे। नकारात्मक प्रभाव इसलिए, देखिए जो चौथा है, देखिए अगला जो है आयुध, जो परमाणु आयुध होते हैं, परमाणु
या आयुधों का निर्माण। देखिए इसमें एक आयुधों का निर्माण हो रहा था, जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था निलंबित मृत्युदंड के समान है शीत युद्ध का वातावरण, किसी को क्या पता कब कौन सा तीसरा युद्ध हो जाए, तो उन्होंने ये कहा था। इसलिए आयुधों का निर्माण का मतलब होता है परमाणु जो विस्फोट करते हैं उनका निर्माण बहुत तेजी से हो रहा था। इधर अमेरिका जो बहुत सारे प्रक्षेपास्त्र बना रहा था, इधर रूस है जो बहुत सारे प्रक्षेपास्त्र बना रहा था। प्रक्षेपास्त्र बनाने के बाद में जो माहौल था वो वास्तव में इतना डर वाला माहौल था कि उसने मानव के मस्तिष्क में अपना एक रण क्षेत्र बना लिया था। देखिए नकारात्मक है आयुधों का निर्माण। तो पांचवा है डर का माहौल, डर या भय का माहौल। देखिए डर या भय का माहौल का मतलब है कि यहाँ पे कथन है कि यहाँ पे इंग्लिश में इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे बोलने वाले बहुत सारे थे, बोलने वाले बहुत सारे थे लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। बोलने वाले बहुत सारे थे, जैसे उन्होंने इंग्लिश में कहता है ना डिबेटिंग वर एवरीबडी कैन टॉक एंड नोबडी लिसन, नोबडी नीड लिसन, किसी को सुनने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा माहौल जो था वहां पे बन गया था, क्योंकि कोई भी देश किसी भी देश के ऊपर जो देश दूसरे संगठन में है वो उसका विद्रोही हो जाता। अगर भारत जो है यूएसएसआर का समर्थन करता था, अगर भारत यूएसएसआर का समर्थन करें तो मतलब अमेरिका का विरोधी, अगर अमेरिका का समर्थन करें तो यूएसएसआर का विरोधी। इसलिए वहां पे इतना डर का माहौल था, तो इसलिए भारत ने ये समझा कि मैं वास्तव में इतने मुश्किलों से इतने समय के बाद जो स्वतंत्र हुआ था वो नहीं चाहता था कि वो तृतीय विश्व युद्ध में लग जाए। देखिए डर और भय का माहौल था। फिर बाद में था यूएनओ का पंगु होना, और यूएनओ की सुरक्षा परिषद भी आप कह सकते हो, सुरक्षा परिषद का पंगु होना। सुरक्षा परिषद का पंगु होना, देखिए पंगु होने का मतलब ये है कि हमें पता है कि यूएनओ में सबसे ज्यादा पैसा कौन डोनेट करता है, अभी भी डोनेट करता है 22%। देखिए यूएनओ की लिमिट है 22% कि यूएनओ के फंड में 22% से ज्यादा कोई भी देश निवेश नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका एक ऐसा देश है जो पूरा 22% निवेश करता है। ये हो गया। तो अमेरिका ने अपना आधिपत्य इसके ऊपर स्थापित करना शुरू कर दिया था। शुरू से वो फर्स्ट नंबर पे चल रहा था। शुरू से अमेरिका यूएनओ के ऊपर अपना दबाव बनाया जा रहा था, कुछ भी कार्य कर सकता था, कुछ भी। अमेरिका ने हैती में हस्तक्षेप किया, इसको पूछा नहीं। अमेरिका ने बहुत सारी घटनाओं में इराक में आक्रमण किया तो यूएनओ की अवहेलना की थी, बहुत सारे। शीत युद्ध के दौर में तो उसने अवहेलनाओं का मतलब ये समझ लिया कि यूएनओ जो उसका खुद का संगठन है, हालांकि उसका मुख्यालय भी अमेरिका में ही है, लेकिन उसने संपूर्ण रूप से यूएनओ को अपने प्रभुत्व में लाने का प्रयास किया। अब देखिए सुरक्षा परिषद पंगु मतलब यह कह सकते हैं पैरालिसिस, सुरक्षा परिषद को पैरालिसिस हो गई सुरक्षा परिषद। इसके बारे में कहा जाता है कि उसमें सुरक्षा परिषद किसी काम की नहीं थी, क्योंकि सुरक्षा परिषद मैंने आपको बताया था कि वीटो का पावर होता है, 5 सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, कुल मिलाकर 15 सदस्य होते हैं। अगर 15 सदस्य होने के बावजूद 5 सदस्यों को इतना अच्छा पावर दे रखा है कि आप कभी भी वीटो का इस्तेमाल कर सकते हो। अब जब वीटो का इस्तेमाल होता है तो कौन करेगा वीटो का इस्तेमाल? यूएसए बार बार वीटो का इस्तेमाल कर रहा था। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ को पंगु बनाने में, यूएनओ को पंगु बनाने में संयुक्त जो यूएसएसआर की जो महत्वपूर्ण भागीदारी थी। अब देखिए, अब हम लेते हैं कि चीन के बारे में बात करें तो चीन भी यूएसएसआर का समर्थन था। हालांकि 1960 में चीन और 1960 के दशक में चीन और यूएसएसआर के बीच में मतभेद होते हैं, लेकिन फिर भी उसकी विचारधारा थी समाजवादी थी, लेकिन फिर भी वो यूएसएसआर के पक्ष में ज़्यादा था, न कि यूएसए के पक्ष में। देखिए, और अगला जो है मानवाधिकारों की उपेक्षा। देखिए, दोनों ही राष्ट्र मिलकर मानवाधिकारों की उपेक्षा कर रहे थे। अब देखिए, इसके सकारात्मक प्रभाव भी देख लेते हैं। सकारात्मक प्रभाव मुख्य रूप से मैं बताऊंगा आपको। पहला है गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का उद्भव
देखिए गुटनिरपेक्षता क्या थी, मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। देखिए गुटनिरपेक्षता का जो आधार था 1955 का वाडुंगु सम्मेलन था। वाडुंगु सम्मेलन 1955 में सम्मेलन हुआ था। उसमें चाइना ने भी भाग लिया। देशिया जो एशिया के जो देश हैं उन सभी देशों ने इसमें भाग लिया। इसमें लैटिन अमेरिका भी देश थे और दक्षिण अफ्रीका के भी देश थे। उन सभी देशों ने वाडुंगु सम्मेलन में भाग लिया। उसको आधार था। और जो मुख्य जो थे मिस्र के राष्ट्रपति, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति, जिसे कहते हैं नेहरू नासिर टिटो, नेहरू नासिर टिटो के संस्थापक सदस्यों में थे। और उन्होंने मिलकर गुटनिरपेक्षता आंदोलन, जो गुटनिरपेक्षता जो था उसको, उसमें मतलब संस्थापक सदस्यों में से थे, संस्थापक थे या संस्थापक मान लीजिए। देखिए गुटनिरपेक्षता एक ऐसे देशों का संघ है, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि गुटनिरपेक्षता यूएसए और यूएसएसआर जो दो संघ थे, तो सभी देश ये चाह रहे थे कि जो 9 स्वतंत्र राष्ट्र हैं उनको अपने अंडर में लिया जाए। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जब भारत के नेहरू जी हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना एक खुद का गुट बनाएंगे, ताकि वो गुट ऐसा होगा जिसमें जो न तो किसी सैन्य संकट में भाग लेगा, वो स्वतंत्रता के लड़ेगा, लोकतंत्र स्थापना में प्रत्येक देश की मदद करेगा। ऐसे देशों का जो गुट बनाया वो कहलाया गुट निरपेक्षता। मतलब गुट निरपेक्ष, वो जो गुट है, दो गुट, उनों से अलग। तो गुट निरपेक्ष को तीसरी दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी दुनिया के नाम से भी, द थर्ड वर्ल्ड के नाम से। पहला वर्ल्ड और दूसरा वर्ल्ड तो हो गया अमेरिका और यूएसएसआर, और तीसरी दुनिया जो है, जो गुट निरपेक्ष देशों का समूह, तीसरी दुनिया कहलाता है। अब देखिए, अब एक गुट निरपेक्ष देशों में कौन कौन से देशों ने जो है अभी वर्तमान में 193 देश हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन में 193 देश है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में बाद में विस्तार से चर्चा करूंगा अपने अगले वीडियो में या किसी भी अन्य वीडियो में। आप मेरे साथ बने रहे। देखिए गुट निरपेक्षता का उद्भव जो होता है, और दूसरा सकारात्मक अगर लिया जाए तो तकनीकी का विकास। देखिए तकनीकी का विकास का मतलब क्या होता है? तकनीकी का विकास का मतलब इतने परमाणु, इतने रासायनिक, जो अंतरिक्ष में जाकर परमाणु विस्फोट करते हैं, जो आकाश में परमाणु विस्फोट करते हैं, जो समुद्र में परमाणु विस्फोट करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी तकनीकों का विकास जो इस शीत युद्ध के दौर में हुआ। और देखिए हालांकि ये जो विकास था, हालांकि नकारात्मक है, लेकिन एक विकास को भी आप पॉजिटिव थ्योरी में ले सकते हैं। और तीसरा पॉइंट अगर बात की जाए तो सकारात्मक प्रभावों में यह है कि मानव, देखिए तकनीकी विकास हो गया। गुट निरपेक्षता का उद्भव जो है, गुट निरपेक्षता उद्भव ने बहुत अच्छी जो पेशकश की थी थर्ड वर्ल्ड के लिए, और जो द्वितीय उसको प्रभाव थे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वयं को या कह सकते हैं सअस्तित्व नीति निर्माण में झोंकना। देखिए अब भारत जो था हमेशा कैसा देश था कि दूसरे देशों के ऊपर निर्भर था। बहुत सारे देश थे जो इन्होंने सअस्तित्व नीति का जो प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपनी नीतियां बनानी स्टार्ट की। वो किसी देश के ऊपर अग्रसर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार हर चीज की थी। सअस्तित्व बनाए रखा अपनी इच्छा के अनुसार। जैसे भारत को लगा कि वास्तव में मुझे जो है यूएसए के साथ, मतलब यूएसएसआर के साथ जाना है, सोवियत संघ रूस के साथ जाना है, क्योंकि उसकी जो नीतियां थी वो समाजवादी थी। हालांकि अमेरिका की नीतियां लोकतांत्रिक नीतियां थी, अच्छी नीतियां थी, उसका भारत ने विरोध नहीं किया। भारत ने अपने संविधान निर्माण में सभी देशों से जो उसको अच्छा लगा, जो उसमें बहुत अच्छी चीजें थी, उनको यहाँ पे लागू किया। तो यह जो स्वयं को सअस्तित्व नीति के निर्माण में झोंकने की नीति प्रारंभ की थी। अब देखिए हम चलते हैं अब हमारे अगले टॉपिक, शीत युद्ध का घटनाक्रम। शीत युद्ध का घटनाक्रम। देखिए अगर शीत युद्ध के घटनाक्रम की अगर बात की जाए तो शीत युद्ध का घटनाक्रम 1946 से 1991 तक चलता है।
क्योंकि सोवियत संघ का विघटन जो होता है, सोवियत संघ अपनी समाप्ति की घोषणा करता है 26 दिसंबर 1991 को करता है। और आपको पता होगा कि शीत युद्ध की उद्घोषणा जो होती है 5 मार्च 1946 को होती है, चर्चिल के फुलटन भाषण में। हमें यहाँ तक पता है। अब हम देखेंगे विस्तार से कि किस प्रकार शीत युद्ध जो शुरू होता है और किस प्रकार खत्म होता है, और कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं विश्व की कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो शीत युद्ध को प्रभावित करती है। देखिए, शीत युद्ध के कालक्रम को या घटनाक्रम को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है 1946 से 1962। दूसरा काल है 1962 से 1989। फिर तो तीसरा काल है 1989 से 1985। जो चौथा काल है 1985 से 1991। देखिए, इन सारे कालों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको इसलिए बांटा अलग अलग क्योंकि कहीं तो शीत युद्ध बहुत तेज, कहीं उग्र हो जाता है, कहीं शिथिल हो जाता है, कहीं और नवीन रूप धारण करता है, और कहीं इसका अंतिम जो है उसमें इसका अंत के अवशेष मिलते हैं। देखिए, 1946-1962 का जो शीत युद्ध का प्रारंभिक युग था, युग, और जो दूसरा दौर जो चला था उसे कहते हैं देतांत। देतांत का मतलब क्या होता है? देतांत का मतलब होता है तनाव शैथिल्य, धीरे धीरे कुछ सुधार की जो उम्मीद थी उसमें जगी थी देतांत। तनाव, शिथिलता या शिथिलता भी बोल सकते, शिथिलता का युग। तीसरा जो है 1979 से 1985 के बीच में, वो था नवीन शीत युद्ध, नवीन शीत युद्ध। और जो चौथा जो है 1985 से 1991, वो था शीत युद्ध का अंत, शीत युद्ध का। देखिए, मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा शीत युद्ध को। पहले घटनाक्रम को हम लेते हैं 1946 से 1962। 1946 से 1962 उन महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे जो उस समय हुई थी। कौन कौन सी महत्वपूर्ण चर्चाएं थी? तो देखिए, पहली चर्चा फुलटन का भाषण, 5 मार्च 1946 को फुलटन का भाषण। फुलटन का भाषण मतलब फुलटन में जो चर्चिल ने भाषण दिया था, चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो भाषण दिया था, तो लेंगे चर्चिल भाषण या फुलटन स्पीच के नाम से जाना जाता है, फुलटन भाषण। देखिए, बहुत ही कम समय में मैं बहुत अच्छी चीजें आपको साथ बताने की कोशिश करूंगा। दूसरा जो है, देखिए, फुलटन भाषण कब हुआ था? 1946 में। हम पहले ही चर्चा कर चुके थे कि बहुत सारे सैनिक संगठनों का जो निर्माण हुआ था वो इसी काल में हुआ था। 1946 से 1962 के बीच में बहुत सारे नाटो है, सीटो है, सेंटो है, वार्सा पैक्ट है, उनका निर्माण हुआ था। कोरिया संकट भी हुआ था 1950 से 1953 के बीच में, और यहीं से वियतनाम संकट की शुरुआत होती है। वियतनाम संकट मतलब अमेरिका जो है वियतनाम के अंदर हस्तक्षेप करता है 1955 में, वो इससे युद्ध करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वियतनाम में सोवियत संघ जो है अपनी साम्यवादी नीतियां लागू करें, इसलिए वियतनाम संकट भी इसी कालक्रम में आता है। और जो महत्वपूर्ण मुद्दे आपको बता देना चाहता हूं कि कौन कौन सी नीतियां जो अमेरिका ने दूसरे देशों के प्रति मतलब यूएसएसआर के प्रति लागू की थी, वो थी जो महत्वपूर्ण नीतियां बता रहा हूं। एक है बे ऑफ पिग्स, पिग्स बोल सकते हैं, बे ऑफ पिग्स। देखिए, बे ऑफ पिग्स नीति क्यूबा के खिलाफ लागू की थी। बे ऑफ पिग्स नीति क्यूबा, अब देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, क्यूबा यूरोप महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के बीच में एक छोटा सा द्वीपीय देश है, और उस द्वीपीय देश की अमेरिका को यह मुश्किल थी कि कहीं यूएसएसआर उसके ऊपर आधिपत्य स्थापित कर लेगा। हालांकि समाजवादी राष्ट्र है वो, क्यूबा समाजवादी राष्ट्र है, और वो लेकिन अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि जो यूएसएसआर है जो क्यूबा के ऊपर पूर्ण रूप से आधिपत्य स्थापित करें, और वो उसका इस्तेमाल उसके खिलाफ उसका सैन्यकरण करके करें, या वहाँ पे सैनिक साजो सामान से उसके ऊपर अटैक करने के लिए करें। अगर ऐसा होता था तो क्यूबा की दूरी अमेरिका से बहुत कम है और पूरा अमेरिका उससे गिर जाता था।
तो बे ऑफ पीस जो था नीति थी 1961 में लाए थे अमेरिकन, 1961 में लेकर आए थे, और ये नीति क्या हुई, असफल हुई। ये नीति कैसे हुई, असफल हुई। तीसरा जो है बर्लिन की दीवार की नाकाबंदी। देखिए बर्लिन की दीवार की नाकाबंदी 1961 में की जाती है। 1961 में 13 अगस्त 1961 समथिंग बर्लिन की जो दीवार की नाकाबंदी की जाती है वो कौन करता है, यूएसएसआर करता है, यूएसएसआर करता है। ये घटना जो महत्वपूर्ण है, बर्लिन की दीवार की नाकाबंदी कब होती है, 1961 में होती है। आपको याद दिला देना चाहता हूं कि बर्लिन की नाकाबंदी जो होती है वो लंदन प्रोटोकॉल 1948 के समझौते के तहत की जाती है, लेकिन उसकी अवहेलना जो है वो यूएसएसआर 1961 में प्रारंभ करता है। देखिए चौथा पॉइंट है U2 विमान कांड। U2 विमान कांड देखिए 1 मई 1960 को U2 विमान कांड होता है। अब देखिए क्या होता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे आइजनहावर। 1960 के अंदर सोवियत संघ की यात्रा के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या घटना होती है कि U2 विमान कांड हो जाता है। देखिए U2 विमान जो है अमेरिका का विमान है, सैनिक विमान है, और वो यूएसएसआर की सीमा के ऊपर जासूसी करता पकड़ा जाता है। और उसी दौरान 1 मई 1960 को वो अपने आइजनहावर अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर तत्काल अपनी यात्रा को वहां पे स्थगित कर देते हैं। अब देखिए अगली घटना जो महत्वपूर्ण घटना है, जो शीत युद्ध का जो कह सकते हैं कि बहुत अच्छा बिंदु है, वो है क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट या क्यूबा मिसाइल संकट भी बोल सकते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। देखिए क्यूबा के राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो, और फिदेल उस समय क्या हुआ कि यूएसएसआर ने वहां पे प्रक्षेपास्त्र लेने के लिए अपने जल मार्ग से वहां पे प्रक्षेपास्त्र स्थापित करने के लिए भेज दिए। जैसे ही अमेरिका को यह भनक लगी तो वास्तव में वहां पे एक परमाणु युद्ध जैसा माहौल बन गया था, और एक ऐसा घटनाक्रम था कि जहां तो फिदेल कास्त्रो को समझ पाते न अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने तत्काल उसके खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए अपना जंगी जहाज बेड़ा जो है भेज दिया था। क्यूबा मिसाइल संकट 1962। देखिए अब हम बात करते हैं देतांत और तनाव शिथिलता के युग की। देतांत और तनाव शिथिलता के युग होता है 1962 से 1989। देखिए तनाव शिथिलता का मतलब क्या होता है, देतांत का मतलब मैंने बता दिया, तनाव शिथिलता, तनाव में कुछ कमी ऐसे प्रयास किए गए दोनों राष्ट्रों के द्वारा कि वास्तव में शीत युद्ध को कुछ कम किया जाए। पहला प्रयास था 1963 में एक संधि की थी। 1963 की संधि थी आंशिक परमाणु परीक्षण संधि। देखिए 1963 में संधि की गई आंशिक परमाणु परीक्षण संधि। कब की गई थी, 1963 में। उस संधि का संक्षिप्त नाम क्या है, उसको कहते हैं पीटीबीटी। देखिए संधि का संक्षिप्त नाम है पीटीबीटी। ये संधि जो की गई थी उसमें ये कहा गया था, इस संधि में कहा गया था कि जो भूगर्भ के अलावा जितने कितने भी परमाणु परीक्षण है वो उसके ऊपर आपको प्रतिबंध लगाना है। तो भारत ने सबसे पहले इसका समर्थन किया था। समर्थन जो की लिस्ट में था तो भारत सबसे पहले था। इसका विरोध करने वाला चीन था। फ्रांस ने इसके संधि पत्र पर हस्ताक्षर भी नहीं किए थे। ये संधि कौन लेके आए थे, संधि 3 राष्ट्र लेके आए थे। आपको पता है 3 राष्ट्र कौन थे, उसमें शक्तिशाली राष्ट्र में 3 राष्ट्र थे, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका। तो ब्रिटेन, रूस का मतलब यूएसएसआर, और अमेरिका, ये संधि लेके आए थे। इस संधि का मूल उद्देश्य ये था कि भूगर्भ पे जो मिसाइल परीक्षण हो रहा है वो होगा, लेकिन उसके अलावा जो आकाश में है, अंतरिक्ष में है, समुद्र पे है, वहां पे कोई भी मिसाइल परीक्षण नहीं किया जाएगा। ये जो कहा था पीटीबीटी में, कब हुई थी, 1963 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए उसके बाद में 1968 में एक और संधि होती है। 1968 में संधि होती है एनपीटी। उसको कहता है हिंदी में, उसकी फुल फॉर्म है
एनपीटी का फुल फॉर्म है परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि देखिए 1968 में होती है, परमाणु अप्रसार संधि होती है। इसमें भारत साइन नहीं करता, इसमें भारत हस्ताक्षर नहीं करता। भारत हस्ताक्षर क्यों नहीं करता? क्योंकि ये भेदभावपूर्ण नीति थी। उसमें कहा गया कि जो देश जिन्होंने जो मिसाइल परीक्षण कर लिया है वो तो स्थायी रूप से रहेंगे, लेकिन अब आगामी दिनों में निशस्त्रीकरण की भूमिका अपनाई जाएगी और कोई भी राष्ट्र जो है परमाणु मिसाइल का परीक्षण नहीं करेगा। तो भारत के साथ जर्मनी, इटली, ईरान, बहुत सारे देशों ने आपत्ति उठाई कि क्यों ये भेदभाव वाली नीति जो है हमारे खिलाफ क्यों चलाई जा रही है, क्यों हम इस संधि का पालन करें। तो भारत ने इसे भेदभावकारी बताया, संप्रभुता के खिलाफ बताया, और ये सभी के बाद में भारत ने इसका समर्थन नहीं किया। ये संधि 1955 के आसपास बाद में लागू भी कर दी गई थी, फिर भी भारत ने ना तो इसमें कुछ कहा, न बाद में इसने कि इस संधि के ऊपर साइन करने के लिए अमेरिका ने बहुत दबाव भी बनाए। अमेरिका इस संधि से बहुत नाराज था, और फिर बाद में अगर ये संधि के ऊपर भारत हस्ताक्षर कर देता तो भारत का 1974 का परमाणु परीक्षण कभी नहीं होता। तो एक जापान ने तो इतना तक कह दिया था इस संधि के बारे में। जापान ने कहा था कि अगर आप कहते हो जो परमाणु, जिनके पास परमाणु मिसाइल परीक्षण कर चुके थे उसमें करीबन 5 या 7 कितने दो बड़े राष्ट्र थे उनके पास परमाणु मिसाइलें थी। जापान ने उन्होंने कहा कि अगर आप हमें लिख के दो कि आप किसी भी सूरत में हमारे ऊपर परमाणु मिसाइल का प्रयोग नहीं करोगे तो हम इसको प्रसारण करते हैं। स्पेन ने कहा था कि ये दो महाशक्तियां यूएसए और यूएसएसआर जो अपने परमाणु परीक्षण को तो जो अपने परमाणु मिसाइल है उनको तो बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन हमें बनाने नहीं देना चाह रहे, ये हमारे ऊपर आधिपत्य स्थापित करना चाह रहे हैं। यह एनपीटी जो है उसमें यह कहा गया था। देखिए उसके बाद में बहुत सारी संधि होती है। यूएसएसआर और यूएसए के बीच में बहुत सारी संधियां होती है। देखिए अब हम अगली संधि के बारे में चलते हैं, और कौन कौन सी संधि हुई थी। एक हुई थी हथियारों में प्रतिबंध करने, हथियारों में या कह सकते सामरिक हथियारों में प्रतिबंध की संधि, उसे सामरिक हथियारों प्रतिबंध संधि उसे कहते हैं साल्ट फास्ट। ये केवल 2 देशों के बीच में हुई थी, परमाणु हथियारों में कटौती करने के लिए हुई थी 1972 में। साल्ट फास्ट 1972 में। इसे कहते हैं बालसेटिक जो प्रक्षेपास्त्र होते हैं, बालसेटिक प्रक्षेपास्त्रों में को मतलब कटौती करने के लिए संधि हुई थी। यूएसएसआर व यूएसए के बीच में संधि हुई थी। फिर बाद में एक संधि होती है 1976 में, 1979 में संधि होती है साल्ट सेकंड जो संधि होती है 1979 में होती है, और इसमें अमेरिका के नए राष्ट्रपति होते हैं। नए राष्ट्रपति कौन होते हैं? इसमें अमेरिका राष्ट्रपति जिमी कार्टर जो है अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं, और वो यूएसएसआर से संधि समझौते के लिए जाते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारा यहाँ पे तीसरा युग लग रहा है, नवीन शीत युग का युग जो है, तीसरा युद्ध जो यहाँ पे लग रहा है। अब देखिए ध्यान देने की बात यह है कि 1979 में दोनों के बीच में संधि होती है, लेकिन कुछ विवाद के कारण एक विवाद होता है जहाँ पे यूएसएसआर गलती करता है। कौन सी गलती? यूएसएसआर जो है अफगानिस्तान के ऊपर अपनी सेनाएं भेज देता है, अफगानिस्तान में उस समय वहाँ का गृह युद्ध चल रहा होता है, और उस समय वो अपनी सेनाएं भेजता है 1979 में अफगानिस्तान में सेनाएं। यहाँ आप ऐसा कह सकते हो, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, अफगानिस्तान में यूएसएसआर का हस्तक्षेप तो कब हुआ था? 1979 में हुआ था यूएसएसआर का अफगान हस्तक्षेप। तो साल्ट ब्रू का समझौता ये जैसे ही हस्तक्षेप करता है, जैसे ही जिमी कार्टर जो है अपनी सीनेट प्रतिनिधि कांग्रेस के 2 सदन है, आपको बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस के 2 सदन है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, जो उसका महत्वपूर्ण अनुमोदन जो है सीनेट में होने के लिए जा रहा था, और जैसे सीनेट में उसका अनुमोदन होने के लिए जा रहा था तो जिमी कार्टर ने वहाँ पे संदेश भिजवाया कि नहीं, ये अनुमोदन नहीं होना चाहिए। फिर बाद में इसको कार्यान्वित जो किया गया था 1980 में किया गया था, 1979 में इसको वहीं पे रोक
दिया गया था। और लेकिन इसका जो जो नवीन शीत युद्ध का जो दौर का जो भी कह सकते हैं लक्षण जो हमें 1975 में ही दिखाई देने लग गए थे। क्यों दिखाई देने लगे थे आपको बताता हूँ। देखिए 1975 में वियतनाम के अंदर अमेरिका का हस्तक्षेप होता है। आप लोगों को पता है वियतनाम का संकट 1975 में खत्म होता है, तो उससे यूएसएसआर नाराज था, सिंपल बात है। और 1976 में क्या होता है, जिमी कार्टर अपने सैनिक रक्षा बजट में 3% की बढ़ोतरी करते हैं। रक्षा बजट में 3% की बढ़ोतरी करते हैं और उससे यूएसएसआर को ये लगा कि वास्तव में यूएसए जो है 3% की बढ़ोतरी कर रहा है, तो वास्तव में वो हमारे साथ युद्ध करने की रणनीति बना रहा है। मतलब एक ऐसा माहौल, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाला ऐसा माहौल जो दोनों देशों के बीच में तैयार हो चुका था। लेकिन उसकी जो सही नवीन शीत युद्ध की शुरुआत जो होती है 1979 से 85 के बीच में ये शुरुआत चलती है। देखिए आगे बताता हूँ मैं आपको। अब क्या होता है 1980 में 1980 तक तो जिमी कार्टर का शासन होता है और 1981 में एक नए राष्ट्रपति, अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं, उनका नाम था रोनाल्ड रीगन कब बनता है राष्ट्रपति 1981 में। अब देखिए 1981 में जब रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति बनते हैं तो 1983 में वो एक ऐसी योजना लेकर आते हैं, वो योजना जो शीत युद्ध को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। उस योजना का नाम था 1983 में स्टार वार्स योजना। कब आती है 1983 के अंदर आती है। उसके बाद में इतना तनाव का माहौल बनता है कि यूएसए जो है अपने नाटो से संधि समझौता कर अपने सैन्य संगठन से, और वहां पे अपनी मिसाइलें तैनात कर देता है। और साथ ही साथ यूएसएसआर जो है अपने वार्सा पैक्ट जो जितने के सैनिक संगठन थे उन सभी से समझौता करके वहां पे अपनी मिसाइलें तैनात कर देता है। उस समय 1985 तक करीबन 2500 मिसाइलें तैनात हो चुकी थी। 2500 मिसाइलें तैनात हो चुकी थी। इतना जो भयंकर माहौल जो था वो नवीन शीत युद्ध के अंदर देखा गया था। देखिए बता देना चाहता हूँ स्टार वार्स योजना क्या होती है। स्टार वार्स योजना जो होती है कि किसी भी अंतरिक्ष में किसी परमाणु मिसाइल को जो है खत्म कर देना, या इसे अंतरिक्ष छतरी के नाम से भी जाना जाता है। अंतरिक्ष छाता परमाणु जो किसी भी परमाणु मिसाइल की निगरानी रख सके, जो कहाँ पे परमाणु परीक्षण हो रहा है उसकी जांच कर सके, निगरानी रख सके, इस प्रकार का जो था स्टार वार्स योजना थी। इसका यूएसएसआर ने बहुत ज्यादा विरोध किया था। अब देखिए हम आगे चलते हैं। जनवरी 1985 तक मैंने आप बताया 2500 मिसाइलें करीबन तैनात हो चुकी थी। जनवरी 1985 में क्या होता है भाई, जनवरी 1985 में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की एक शांति बैठक होती है। शांति बैठक वो आधार तैयार करती है आगामी शिखर बैठकों का। शिखर बैठक किनकी, जो गोरबाचेव, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो 1985 में गोरबाचेव जो यूएसएसआर के नए राष्ट्रपति बनते हैं, जो उनके बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा कि वो बहुत शांतिप्रिय स्वभाव के थे और वो शांति चाहते थे, मतलब कैसे भी करके येन केन प्रकार करके शांति निर्माण में सहायक थे। तो जनवरी 1985 में जॉन सुल्टज और ये थे यूएसए के और ये यूएसएसआर के ग्रोमिको, आंद्रेई ग्रोमिको और जॉन सुल्टज के बीच में एक शांति समझौता कह सकते हैं, शांति बैठक होती है। इसमें कोई समझौता नहीं किया गया था, हालांकि शांति बैठक थी ताकि दोनों देश एक साथ बैठ सकें। एक प्रयास था जो यहाँ पे चौथा युद्ध जो स्टार्ट होता है वो होता है शीत युद्ध का अंत। शीत युद्ध का अंत का जो युग स्टार्ट होता है यहां से होता है। फिर देखिए यहां पे फिर नवंबर 1985 में किन की बैठकें होती है। पहली शिखर वार्ता जो होती है नवंबर 1985 में रीगन गोरबाचेव वार्ता जो नवंबर 1985 में होती है।
नवंबर 1985 में जो रीगन गोर्बाचेव वार्ता होती है उसमें एक निर्णय लिया जाता है, उसमें कहा जाता है कि दोनों देश जहाँ तक हद हो सके वहाँ तक प्रेक्षेपास्त्रों में कमी करेंगे, कटौती करेंगे, ये भी निर्णय लिया गया। ये कहा गया कि 1986 को जो है दोनों देश एक दूसरे देशों की यात्रा करेंगे ऐसा कहा कि करेंगे, ठीक है। और ये कहा कि यूएसएसआर जो है न्यूयॉर्क में अपना एक वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा और यूएसए जो है यूएसएसआर के क्यू एक शहर है, नगर कुछ भी कह सकते हैं आप, वहाँ पे अपना जो वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। ये इसमें हुई थी समझौता। फिर होता है 1986 अक्टूबर 1986 को सेकेंड रीगन गोर्बाचेव वार्ता होती है। और इसमें भी महत्वपूर्ण निर्णयों पर बल दिया जाता है। फिर एक जो वार्ता होती है 1987। देखिए 1987 की वार्ता महत्वपूर्ण वार्ता है। ये देखिए कितनी वार्ता होती है, पहली फर्स्ट वार्ता, यहाँ पे होगी सेकंड वार्ता, तो थर्ड वार्ता जो होती है 1987 में होती है रीगन गोर्बाचेव की वार्ता। रीगन गोर्बाचेव की वार्ता यह दिसंबर 1987 के आसपास की वार्ता होती है। और इसमें एक महत्वपूर्ण संधि होती है, इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण संधि जो कहा जाता है उसका नाम था INF संधि। देखिए INF संधि का नाम होता है मध्यम दूरी प्रक्षेपास्त्र। एक संधि की जाती है यहाँ पे INF, मध्यम दूरी प्रक्षेपास्त्र संधि। इस INF संधि में निर्णय लिया जाता है कि कम दूरी या अधिक या कम दूरी के जितने कितने प्रक्षेपास्त्र उसमें कटौती की जाएगी। ये अब तक की सबसे अच्छी जो ऐतिहासिक संधि मानी जाती है INF संधि। याद रखना आप लोग, INF की संधि कब होती है? 1987 में होती है। किस वार्ता में होती है? रीगन गोर्बाचेव की थर्ड वार्ता के अंदर ये संधि होती है। अब देखिए सितंबर 1987 में दोनों देशों के अंदर सैन्य जानकारी को साझा करने का समझौता होता है। दोनों देशों के अंदर सैन्य जानकारी को साझा करने का समझौता होता है। फिर एक चौथी वार्ता जो अंतिम वार्ता कहलाई जाती है, अंतिम वार्ता जो होती है वो 1988 में रीगन गोर्बाचेव अंतिम वार्ता, चौथी वार्ता जिसके तो 1988 में अंतिम वार्ता होती है। और यहाँ पे जो है इसके बाद में दिसंबर 1988 में जो गोर्बाचेव का जो है दिसंबर 1988 में रीगन जो कार्यकाल समाप्त होने वाला है और नए राष्ट्रपति जो है बुश नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं। देखिए दोस्तों, फिर 1988 की बात करो। 1988 में बहुत सारी घटनाएं होती है। 1988 पश्चिमी जर्मन चांसलर हैं हेलमुट कोल जो यूएसएसआर की यात्रा करते हैं। देखिए रीगन गोर्बाचेव वार्ता 1988 में और एक चीज़ कही गई थी, उसमें कहा गया था कि वास्तव हम दोनों देशों के बीच में जो वायु सुविधाएं जो इसका प्रारंभ भी करेंगे 1988 में। 1988 में पश्चिम जर्मनी के चांसलर थे हेलमुट कोल ने यूएसएसआर की यात्रा की और उसमें यहाँ पे जो मिखाइल गोर्बाचेव दो नीतियाँ चला रहे थे। दो नीति मतलब नीति एक ही है, उसका अर्थ दो है। नीति के नाम दो है, अर्थ एक ही है। ठीक है, पेरास्ट्रोइका भी कहते हैं इसे कहते हैं ग्लासनोस्ट की नीति। कब चलाई थी? 1988 में चला रहे थे। कौन चला रहे थे? मिखाइल गोर्बाचेव चला रहे थे। इसका संक्षिप्त अर्थ क्या है? इसका अर्थ है खुलापन लाना। किसमें खुलापन लाना? बाजार में।
बाजार में खुलापन लाना, ये किसकी नीति थी? ये गोर्बाचेव की नीति थी, ठीक है। तो इस नीति को सफल बनाने में इन्होंने योगदान दिया था। देखिए हम लोगों को पता ही है कि सोवियत संघ की जो नीति है वो कैसी थी। सोवियत संघ की जो नीति थी वो एक प्रकार से हम मान लें कि राष्ट्रीयकरण की जो नीति थी वो थी, लेकिन इसमें यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उसने वास्तव में बाजार की अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए आज वास्तव में ऐसा एक पर्यास्तर का और ग्लासनोस्ट की नीति में थोड़ा बदलाव किया था। देखिए अब आगे चलते हैं। 1988 दिसंबर के अंदर क्या होता है? 1988 दिसंबर के अंदर गोर्बाचेव जो यूएनओ की बैठक के लिए जाते हैं, यूएनओ सुरक्षा परिषद की बैठक में जाते हैं, भाग लेने के लिए जाते हैं, और वहाँ पे जाकर वो एक अपना वहाँ पे एक घोषणा भी करते हैं, और वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बुश से और पूर्व राष्ट्रपति रीगन, दोनों से मुलाकात होते हैं, और दोनों के बीच में अच्छे संबंधों को लेकर बैठक भी आयोजित की जाती है। ये भी कहा जाता है कि बुश और रीगन की जो वार्ता है वो कब प्रारंभ होगी, बुश और गोर्बाचेव की जो अगली वार्ता है वो कब प्रारंभ होगी, और जल्द से जल्द इस शीत युद्ध को अंत करने के लिए पेशकश की गई थी। देखिए ये वार्ता हो जाने के बाद बुश और गोर्बाचेव की पहली बैठक होती है 1999 में। मैं तीन बैठकें जो प्रमुख रूप से होती है बता देता हूँ। पहले सेकेंड थर्ड, बुश वर्सेस गोर्बाचेव, पहली वार्ता होती है दिसंबर 1999 को। और जो जाते हैं यहाँ पे यूएसएसआर की मीटिंग, यूएसएसआर जो मिखाइल गोर्बाचेव है जो यूएनओ की मीटिंग में जाते हैं, वो भी दिसंबर 1988 में ही जाते हैं। बुश गोर्बाचेव दिसंबर 1999 में फर्स्ट वार्ता होती है, और बुश गोर्बाचेव की एक वार्ता जो होती है सितंबर 1990 में, एक वार्ता जो होती है सितंबर 1990 में। देखिए ये वार्ता के अंदर, इस वार्ता में जो मुख्य मुद्दा था वो कुवैत समस्या का था। कुवैत समस्या क्या थी? कुवैत समस्या ये थी कि इराक के द्वारा कुवैत के ऊपर उस समय आक्रमण किया जा रहा था, और दोनों देशों ने साथ मिलकर वास्तव में उस समय एक ऐसी नीति का परिचय दे कि दोनों महाशक्तियों ने साथ मिलकर कुवैत समस्या के लिए इराक को फटकार लगाई थी, और ये भी कहा था कि जल्द से जल्द कुवैत समस्या का निषेध कर दिया जाएगा। हालांकि कुवैत समस्या का निषेध 12 दिसंबर 1991 को कर दिया गया था। देखिए फिर जो थर्ड समझौता था वो बुश गोर्बाचेव का थर्ड तो था, जो जुलाई 1991 में कह सकते हैं जो वार्ता हुई थी, उसमें स्टार्टअप संधि पर हस्ताक्षर किए थे। स्टार्ट संधि बोलते हैं, स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर किए थे दोनों देशों ने। इसमें कहा गया था कि सामरिक हथियारों में कटौती करने का जो संधि हुई थी, स्टार्ट संधि 1991 में हुई थी। उसके बाद में एक और संधि हुई थी 1992 में हुई थी, स्टार्ट टू संधि जिसे बोलते हैं, 1992 में हुई थी। देखिए हमारा चौथा जो अभी चल रहा है। अब देखिए कि उसमें एक बर्लिन की दीवार के बारे में चर्चा चल रही थी कि बर्लिन की दीवार में जो कब कौन सी नाकेबंदी की गई थी, और जब आपको पता 1961 में बर्लिन की दीवार की नाकेबंदी की गई थी। बर्लिन की दीवार का ध्वस्त कब होता है? तो बर्लिन की दीवार 9 नवंबर 1992 को बर्लिन की दीवार ध्वस्त कर दी जाती है। बर्लिन दीवार ध्वस्त। फिर 1 जुलाई 1990 को जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी का आर्थिक एकीकरण होता है। क्या होता है? 1 जुलाई 1990 को आर्थिक एकीकरण इसका होता है पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी का। अब कहेंगे आर्थिक एकीकरण हो गया। जर्मनी का पूर्ण एकीकरण कब होता है? तो जर्मनी का पूर्ण एकीकरण होता है 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का पूर्ण एकीकरण होता है। और वार्सा द्वारा, अब देखिए नाटो द्वारा शीत युद्ध की घोषणा की समाप्ति कब कर दी जाती है? नाटो द्वारा शीत युद्ध घोषणा की समाप्ति कब कर दी जाती है? जो की जाती है 6 जुलाई के आसपास है। 6 जुलाई कह सकते हैं, देख लेना नेट पे आप। जुलाई 1992
जुलाई 1990 को। ठीक है, देखिए मैं कंफर्म कर लेता हूँ एक बार इसे। नहीं, सॉरी, ये जुलाई 1990 में की जाती है। जुलाई 1990 में नाटो द्वारा शीत युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है और यहाँ पे शीत युद्ध समाप्त हो जाता है। और देखिए बहुत सारी घटनाएं जो होती है शीत युद्ध समाप्ति के बाद में, तो मुख्य मुख्य घटनाएं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो घटना है वार्सा पैक्ट की समाप्ति, वार्सा पैक्ट वो भी समाप्त हो जाता है। वार्सा पैक्ट की समाप्ति होती है 1991 में, 1 जुलाई 1991 को, 1 जुलाई 1991 को वार्सा पैक्ट की समाप्ति होती है। और 1988 में, देखिए अगर 1988 की बात की जाए, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, हमारा यहाँ पे हमारा टॉपिक क्लियर हो चुका है। 1988 में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जनरल नॉलेज के साथ बता रहा हूँ उस घटनाक्रम की। 1988 में नामीबिया की स्वतंत्रता होती है। 1988 में अफगान समस्या के समाधान का जो प्रस्ताव रखा जाता है, समाधान की समस्या को। और 1988 में एक तो हो गया नामीबिया स्वतंत्रता, अफगान समस्या, अफगान मुद्दा पर समाधान। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि अफगान समस्या का समझौता जो होता है, अफगान समस्या का एंडिंग जो होता है वो होता है 1991 में, 12 सितंबर 1991 को। और कुवैत का हमने बताया था, कुवैत समस्या का समाधान कब होता है, तो वो भी होता है 12 दिसंबर 1991 को होता है। और जो है देखिए इसके बाद में दक्षिण कोरिया संकट भी समाप्त हो जाता है। देखिए दोस्तों, धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। आज हमारा शीत युद्ध का दौर यहाँ पे ख़त्म होने जा रहा है। और देखिए लास्ट जो बात है यहाँ पे एंडिंग करने की, जो है 26 दिसंबर 1991 को जो सोवियत संघ अपनी सारी शक्तियाँ जो है त्याग देता है और सोवियत संघ के जो गोर्बाचेव जो है वो अपनी शक्तियाँ रूस को सौंप देते हैं, रूस को सौंप देते हैं। और यहाँ पे उसके बाद में इस नाटो के द्वारा 1991 में 80% तक की प्रक्षेपास्त्रों की जो है 80% तक की प्रक्षेपास्त्रों की जो कमी कर दी जाती है। देखिए छोटी सी चीज़ मैं बताना भूल गया था, ऐसे याद आ रहा है मुझे, जो INF की संधि हुई थी 1987 में, INF की संधि के अंदर INF की संधि के अंतर्गत USA और USSR द्वारा बहुत सारे प्रक्षेपास्त्रों का अंत किया गया था। उसमें प्रक्षेपास्त्र अंत में देखिए USSR द्वारा जो प्रक्षेपास्त्र का अंत किया गया था वो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि USSR द्वारा LS-12, SS-20, SS-23 और USA द्वारा पार्सिंग 3 टाइप के जो थे प्रक्षेपास्त्र, उनका अंत किया गया था। अब देखिए धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे सोवियत संघ जो है अपनी उदारवादी नीतियों के तहत वापस नवीन जीवन स्टार्ट करता है। धन्यवाद।